गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, द स्पेस आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पूर्व मध्यकाल से आगे बढ़ते हुए दिल्ली सल्तनत और तुर्क आक्रमण की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं तुर्क आक्रमण। क्या है तुर्क आक्रमण? अब यहां ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज देखते हैं। पहला देखते हैं तुर्क आक्रमण में कि ये जो तुर्की आते हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा, आप देखते होंगे महमूद गजनबी, सुल्प सप्तगीन अल्पतगीन महमूद गजनबी आया और गोरी आया, मोहम्मद गोरी। मैं यहां पे थोड़ा जानबूझकर इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि जानकारी होनी चाहिए कि राजपूतों की जो पराजय हुई और किस प्रकार से ये लोग आए तुर्की। क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो तो बहुत आसान है, टफ नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बेस होना चाहिए चीजें कि उस काल में सामंतवाद था, उस काल में राजपूत शासन था, तो हुआ क्या स्थिति थी उस समय। तो जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान का एक जगह था गजनी, जगह का नाम था गजनी, और उस गजनी का एक शासक था गजनवी, महमूद गजनवी। और मैं बता दूं आपको, तो उसके पहले हम लोग थोड़ा इस्लाम के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार से आया वो। तो आप देखिएगा महमूद गजनवी जो है प्रथम शासक, जिसने क्या हुआ, जिसने खलीफा का, सॉरी पहले सुल्तान लिख लीजिए, जिसने सुल्तान का पद धारण किया। यहां ध्यान देना बेटा, जिसने क्या किया, सुल्तान का पद धारण किया। और आपको बता दें दो शब्द है, एक सुल्तान और एक बादशाह। तो सुल्तान का जो पद था, अगर आप सुल्तान की पदवी धारण करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप खलीफा आयुषी पांडे, अगर आप सुल्तान के पद को धारण करते हैं तो इसका मतलब है खलीफा के पद को आप मानते हैं, तभी आप सुल्तान के पद को धारण करते हैं। खलीफा कौन है? तो खलीफा इस्लाम का आध्यात्मिक गुरु को कहते हैं। खलीफा क्या है? इस्लाम का आध्यात्मिक गुरु। तो पहले एक कहानी सुनो, तब हम लोग आएंगे इस पे, गजनवी पे। और विशेषकर ये जो है गुड इवनिंग कविता आयुषी, मैं पहले शुरुआत करता हूं, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि आप भूलते हो और इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। और बिहार का पेपर है, कुछ मत करना, ऑफलाइन देखो, मतलब रिकॉर्डिंग देखो या लाइव देखो, और मेरा विश्वास करो, ये मैंने जितना बता दिया आपको, बहुत दिल से बता रहा हूं कि एंशिएंट मिडाइवल में जिसका ऑप्शनल भी होगा हिस्ट्री, तो आईएएस में भी काम देगा प्री में, मेन, और जो बिहार में जो ऑप्शनल रखेगा मेंस पे प्री देने के बाद, वहां सफिशिएंट है। मैं एकदम इतना बता रहा हूं आपको, मैंने ज्यादा नहीं बताया मैं, लेकिन उतना पढ़ना पड़ेगा आपको, उतना स्टडी करने की आवश्यकता है आपको। तो चलते हैं। सबसे पहले जैसे पता है आपको, इस्लाम का उदय, देखो क्या, इस विवाद में नहीं पढ़ना। जैसे इस्लाम क्या कहती है कि
570 में प्रोफेट मोहम्मद का जो जन्म हुआ और 632 में उनका इंतकाल हुआ, तो प्रोफेट मोहम्मद से इस्लाम की शुरुआत मानते हैं दूसरे धर्म वाले, लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं मानता। इस्लाम का कहना है कि वो हमारे अंतिम पैगंबर थे, अब तक के, आगे भी होंगे अलग बात है, वो अंतिम पैगंबर थे, वो रसूल थे। तो इस्लाम उससे पहले से है। तो हम लोग इस विवाद में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे ये कि इस्लाम, वहां से प्रोफेट मोहम्मद एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति जो है किस प्रकार से मक्का से मदीना आता है, किस प्रकार से वो संघर्ष करता है, किस प्रकार से, मैं इसके बारे में बताऊंगा। इस्लाम का उदय मैं थोड़ा सा एक बता रहा हूं कि क्या हुआ इस्लाम के अंदर, एक होलिस्टिक, क्योंकि जैसे ही मैं फैक्ट पे जाऊंगा, जैसे मैं जाऊंगा फैक्ट पर कि ये इसको हिजरी संवत कहते हैं, यहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये फिर मजा नहीं आएगा। तो एक कहानी सुनिएगा, कहानी से एक फ्रेम कीजिए कि एक व्यक्ति है, कबीलाई व्यक्ति, अब उस कबीले में एक व्यक्ति है जो थोड़ा सभ्य है अपेक्षाकृत, और वह व्यक्ति क्या करता है, अपने समुदाय को संगठित करता है, शिक्षा प्रदान करता है। तो उसे दूसरे जो धर्म के यहूदी और भी थे समुदाय, उसे परेशान किया जाता है। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद ने एक अपने जो फॉलोअर, उनकी संख्या बहुत ज्यादा हुई और एक धर्म की स्थापना किया जिसका नाम था इस्लाम। क्या नाम था? इस्लाम। अब बाद में क्या हुआ, अब वो इस्लाम, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके उत्तराधिकारियों में अब समस्या हो गई। समस्या क्या हुई, कुछ लोग ऐसे थे जो मानते थे कि इनके जो वंशज है वही उत्तराधिकारी होगा, कुछ उनके सबसे प्रिय शिष्य था, वो चाहता था कि इन्हें बनाया जाए, इनके शिष्य को। और इस प्रकार से इस्लाम के अंदर दो समुदाय हो गया, शिया और सुन्नी। अब कौन थे नहीं थे ये मैं देखूंगा, पहले बस इतना समझिए। यानी इनके मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की समस्या हुई और यहीं से एक शब्द निकला खलीफा, जो इनका आध्यात्मिक गुरु हो या राजनीतिक नेता। और धीरे धीरे जो इस्लाम है अपने सिद्धांतों की वजह से, क्योंकि इस्लाम में क्या था, भाईचारे की बात, थ्योरी ऑफ फ्रेटर्निटी। प्रारंभ में समतावादी समाज था इस्लाम के अंदर, महिलाओं को सम्मान था इस्लाम के अंदर। और मैं बता दूं आपको, पूरे विश्व में ये पहला धर्म था जो इतने कम समय में इतना ज्यादा विस्तार हुआ अपने प्रारंभिक दौर में, पहली बार। अब यहीं से वो दौर शुरू हुआ, इस्लाम को लोगों ने आगे बढ़कर कबूल किया, स्वीकार किया, इसमें नो डाउट। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ, इनके जो खलीफा थे, खलीफा, ये खलीफा बाद में राजनीति में इंटरफेयर करने लगे। ये खलीफा विस्तार चाह रहा है, होता गया है महत्वाकांक्षा बहुत बुरी चीज होती है, बहुत बुरी चीज होती है महत्वाकांक्षा। अब ये खलीफा क्या करेगा, अपना विस्तार कर रहा है ये खलीफा, क्षेत्रों का विस्तार, क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है। और इसने कहा कि आप मेरे नाम पर, इस्लाम को कहा, इस्लाम के समर्थकों का, शासकों को, कि आप अब मेरे नाम पर शासन करो। यानी कोई मुसलमान शासक, इस्लामिक शासक अगर अपना साम्राज्य का विस्तार करता है और विस्तार करके सुल्तान की पदवी को धारण करता है, तो इसका मतलब है कि वो खलीफा के अंतर्गत है, वो खलीफा की सत्ता को मानता है। और खलीफा का मतलब था इस्लाम का आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक नेता। अब वो प्रसार हो रहा है खलीफाओं का, यानी जो इस्लाम अभी तक समतावादी था, भाईचारे के सिद्धांत में विश्वास करता था, जिस इस्लाम को लोगों ने
कबूल किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया उस इस्लाम को, इसलिए कि उस इस्लाम में महिलाओं को सुरक्षा थी, महिलाओं का सम्मान था, समतावादी समाज था इस्लाम का, कबीलाई ढांचे पे था। लेकिन इन खलीफाओं ने जो बाद में क्या किया, बड़े बड़े महलों का निर्माण किया, उन महलों में रहने लगा, और ये खलीफा विलासता का केंद्र हो गया, ये खलीफा का महल विलासता का केंद्र हो गया। और देखते देखते अब ये खलीफा कहता क्या है कि मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी जाओ। मोहम्मद गजनी को कहा कि मोहम्मद गजनी जाओ, इसका वंश पूर्वज था सुप्तगीन, अल्पतगीन, और जाकर विस्तार करो। तो उसी दौरान एक व्यक्ति आया, मोहम्मद गजनी, और गजनी ने क्या किया, और गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ। हमने कहा सुल्तान क्यों, क्योंकि ये खलीफा को मानता है, ये खलीफा की सत्ता को मानता है। लेकिन मुगल नहीं मानते, मुगल क्या धारण करते हैं, बादशाह, यानी मुगल किसी भी खलीफा और किसी बाहरी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। अगर आपको आएगा, पीसीएस के अंदर बिहार देने जा रहे हैं, या आपको आएगा कि खलीफा और सुल्तान में, पता है आपको, पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं होता है क्या आ गया, क्या आया, ये तो जरूरी है, क्या आ सकता है। तो आने वाले वर्षों में कभी भी आ सकता है खलीफा और सुल्तान में क्या अंतर है। तो बताइएगा कि सुल्तान का अगर कोई पदवी धारण करता है तो इसका मतलब है कि वो खलीफा की सत्ता को मानता है। लेकिन अगर कोई बादशाह की पदवी धारण करता है तो इसका मतलब है कि वह किसी की सत्ता के अधीन नहीं है। अब आता है मोहम्मद गजनी भारत में। गजनी एक जगह है, अफगानिस्तान में जगह है, छोटा सा जगह गजनी, गांव टाइप से है। और उस समय एक शहर था बड़ा, इतना भी नहीं था। अच्छा, इसके पूर्वज आ चुके थे, अब गजनी आया भारत में। भाई साहब मैं क्या बताऊं, इतना ज्यादा आक्रमण करता है, ये आक्रमणकारी है। मैंने पूर्व मध्यकाल बताया था, कश्मीर पे अटैक करता है, वहां शाही वंश का शासन। अब चूंकि उस समय का जो भारत है, आप देखिएगा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। अच्छा, उस समय वो दक्षिण भारत में नहीं गया, वो दक्षिण भारत में नहीं गया, वो केवल उत्तर भारत में आता है, उत्तर पश्चिम भारत। अब बच्चों को ये पता होना चाहिए, क्या इसके पहले भारत पर इस्लाम का आक्रमण नहीं हुआ था? तो पहली बार 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का आक्रमण हुआ था। मैं बस एक कहानी सुना रहा हूं। और बौद्धों ने वहां पर वहां के स्थानीय शासक का विरोध किया था और उस आक्रमणकारी का हेल्प किया था। जब मोहम्मद गजनी का आक्रमण होता है सोमनाथ पर, देखना बेटा, फिर दिखाएंगे कि राजपूत शासन था, हारे क्यों। तो 1025 जगह है सोमनाथ का मंदिर। मैं बता रहा हूं कैसा भारत था उस समय। जब मोहम्मद गजनी ने जब आक्रमण किया सोमनाथ के मंदिर पे, तो वहां का एक शासक था, चालुक्य शासक भीम फर्स्ट। हजारों की संख्या में इसकी सेना अटैक की और वो शासक मजबूत था जब अटैक किया था। तो लेकिन कहते हैं कि जब अटैक किया तो उसको सबसे मेन कारण क्या था, पीसीएस में आता है धन लूटना। वो इंडिया में बसना नहीं चाहता था, जैसे मोहम्मद गौरी का अलग उद्देश्य था, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, गजनी का उद्देश्य था धन लूटना और लूट के वापस। तो वो आता था, लूटता था, लूट के वापस चला जाता था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया उसने। कहते हैं कि जब गजनी पे अटैक किया तो उसने सुना था कि सोमनाथ के मंदिर में जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह में एक बहुत ज्यादा जो है एक साइंटिफिक जो है, वहां पे साइंटिफिक कारणों से किस प्रकार से गर्भगृह में एक कहते हैं, कोई कहते हैं शिवलिंग, कोई दूसरा नाम देते हैं,
वहां गुरुत्वाकर्षण का किस प्रकार से सिद्धांतों को लेकर और वैज्ञानिक मान्यताओं के विपरीत किस प्रकार से, मतलब वो आप कह सकते चमत्कार ही एक प्रकार से। और ये सुना था कि मंदिरों में धन छिपाता है ब्राह्मण और शासक। जैसे ही अटैक किया, अफरा तफरी मच गया। तो ये लोग क्या करते थे, सबसे पहला काम मवेशियों को खोलते थे, ताकि मवेशी को खोलने से गाय भैंस बकरी शहर में क्या हो, अफरा तफरी मच जाए। सोमनाथ के मंदिर के चारों तरफ कहते हैं कि ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मणों ने सुना कि जो बाहर के आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया। अब भारत के लोग धार्मिक ब्राह्मणवादी समाज, अब सब गए घंटा बजाने लगे सोमनाथ का, हे भगवान जय जय सोमनाथ जय सोमनाथ करने लगे, जय जय सोमनाथ की करने लगे कि अब तो सोमनाथ बचाएंगे। और ये लोग रेलिंग पर बैठ गए। मुसलमान के बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में इन्हें पता ही नहीं था। इन्होंने उठाया और गला रेतना शुरू किया। फिर भागने लगे लोग, गौ माता के पूंछ पकड़ के ये लोग भागने लगे झुंड में। ये जो इस्लाम के लोग थे, गजनबी की जो सेना थी, गायों को काटना शुरू किया, मवेशियों को काटना शुरू किया। इन ब्राह्मणों को नहीं पता था कि गाय आपके लिए प्रिय है, आपके लिए पूजनीय है, लेकिन ये लोग जहां से आए हैं उनकी अलग संस्कृति है। दरअसल उसके पास आतंक का अलावा, आपको डराने के अलावा, आपके धर्म पर चोट करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वो मंदिर को अपना लक्ष्य क्यों बनाया? दो वजह से, कि मंदिर को लक्ष्य बनाने से पहला तो आपका सबसे अधिक आस्था आपके धर्म पर था, तो धर्म पर प्रहार करना, और दूसरा धन पर नियंत्रण स्थापित करना। वो आपको मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे। कहते हैं महमूद गजनबी ने सोमनाथ को, मंदिर को लूटा, कई बार आक्रमण किया, और इसी के साथ बहुत सारे लोग आए। हमें मतलब नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों से एक आया अल बरूनी, और उसने अपने किताब में वर्णन किया तहकीके हिंद में उस समय की भारत की स्थिति के बारे में। ध्यान दीजिएगा, भारत की स्थिति के बारे में वर्णन किया। फिर एक और आक्रमणकारी आया बाद में, मोहम्मद गोरी। गोरी के बारे में मैंने बताया था। कहते पृथ्वीराज चौहान जो चाहमान शासक था, पहली बार इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने में असफल रहा तराइन के मैदान में, लेकिन दूसरी बार ये हार गया, ये जीत गया। यही नहीं, जब पहली बार 1178 में मैंने लिखवाया भी था, जब ये अटैक किया हिंदुस्तान पर, तो ये माउंट आबू में हारा भी था। मैं बताऊं आपको, जितने भी भारत में आक्रमणकारी हुए वो शुरू में हार रहे थे, लेकिन हमारे अपने लोगों ने, गद्दारों ने, सबने कपट और छल के द्वारा उसको सहायता पहुंचाने का काम किया। कहते 17 आक्रमण किए, लेकिन इसके बाद भी जयचंद ने साथ दिया किसका? मोहम्मद गोरी का। और बाद में यही मोहम्मद गोरी जयचंद को ही मार डाला। आपके बिहार में क्वेश्चन आएगा, इसी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। सोचो ये कैसे आक्रमणकारी थे। बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को लूटा, आग लगा दिया। महीनों महीनों तक धू धू करता रहा वो विश्वविद्यालय। ये भारत की विडंबना है।
यहां के शासक इतने दूरदर्शी नहीं थे, कई शासक। बाहर से आ रहा है फायान, बाहर से आ रहा है हिंसांग, यहां से बौद्ध पुस्तक। मैं क्या बताऊं, मैंने बताया था विश्व में ऐसे बहुत कम ही देश होगा। एक बात बताओ, आप हमारे कितने लोग चाइना में गए, ग्रीस में गए, मिस्र में गए और जाकर वहां से जापान गए और वहां से किताबों को ले आए? नहीं। अब आप बोलोगे सर हम लोग इसलिए नहीं गए कि हम लोग बहुत श्रेष्ठ थे। तो एक बात बताओ, तो क्या आप श्रेष्ठ होगे तो अपने पुस्तकों को, अपने धरोहरों को दूसरों को दे दोगे? क्या हुआ, जितने अच्छे अच्छे पुस्तकें थी, बौद्ध ग्रंथ था, सब ओरिजिनल किताब ले गया चाइना वाला। राजा हमारा दे रहा है कि और ले जाओ, जरूरत पड़ेगा तो फिर आना, जबकि इतना महान शासक था और बाकी काम कर दिया। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। आज नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से निर्माण किया गया, लेकिन मेरा कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जितने लाखों की संख्या में जो पुस्तक थी वो कहां है? या तो चाइना में चला गया या आपने जला दिया। तो सवाल ये है, तो हमारे सामने एक सवाल है, दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, और मैं कहीं भी पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि क्या है राजपूत की पराजय के कारण क्या थे। ये जो पूर्व मध्यकाल था, गजनबी आया, गौरी आया, आखिर क्यों हारा? तो राजपूत क्यों हारे, यहां ध्यान दीजिएगा। राजपूतों के पराजय के कारण, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, आखिर राजपूत हारे क्यों थे? देखो, सभी चीज के कई कारण होते हैं, और तुर्क विजयी, क्योंकि तुर्क जीतेंगे तभी तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। देखो, एक होता है राजनीतिक स्थिति, सुनना ध्यान से बेटा, कॉन्सेप्ट एकदम सही हो जाएगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सैन्य। अब सुनिएगा क्या हुआ। एक बात याद रखना, इतिहास भावनाओं से नहीं चलता। आपने बहुत जगह इतिहास पढ़ा होगा, मुझसे मेंस नहीं पढ़े, केवल प्री, और प्री में भी लिमिटेशन होता है कि बहुत ज्यादा मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊं, लेकिन मैंने कुछ जगह एनालिसिस किया, चाहे बुद्ध को लेकर, चाहे वह अशोक को लेकर, चाहे वह हर्ष को लेकर, या डार्क एज था या नहीं। तो यहां पे एक एनालिसिस है। देखो, इसमें दो राय नहीं कि राजपूत तो वीर थे। गुप्त के पतन के बाद, हर्ष के पतन के बाद भारत में तुर्कों के आक्रमण के पहले, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले राजपूत शासन था। क्या शासन था? राजपूत। तो दो राय नहीं कि राजपूत वीर थे, राजपूत वीर थे, बहुत वीर थे। लेकिन यार एक बात बताओ, क्या वो दूरदर्शी थे? उनकी वीरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्या वो दूरदर्शी थे? युद्ध का मतलब ये नहीं होता कि सामने गए आओ। अब ये फिल्म देखना बिहार का, वो हॉलीवुड बॉलीवुड देखना, टॉलीवुड, ये देखो कहने के लिए होता है। वो फिल्म है एक शिवाजी द बॉस, बहुत
पुरानी फिल्म है और देखिएगा साउथ के फिल्म कैसे कहता है, नहीं कहता है शेर गीदड़ जो है भेड़ झुंड में आता है और जो शेर होता है वो अकेले आता है। मैं ऐसे करके स्टाइल मारेगा ऐसे राम भैया। रियल लाइफ में कुछ नहीं, एक गोली लगता है तो झुंड निकल जाता है ऊपर, सीधे ऊपर, टन टना टन टन। रियल लाइफ ऐसा नहीं चलता, फिल्मों में ही सही लगता है, समझे। आप राजपूत है, वीर है, नो डाउट, लेकिन एक बात बताओ, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो युद्ध के मैदान में कूटनीतिक है, जब हारने लगता है तो भाग जाता है कि जान बचेगा तो फिर दोबारा आएगा। मैं ये सवाल करता हूं आपसे, 17 बार इतिहास में सवाल होना चाहिए, लेकिन आजकल लिखना मत, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कई बार इतिहास को लेकर। 17 बार हारने वाला ज्यादा मजबूत आदमी था या बार बार माफ करके छोड़ने वाला? तो राजपूत वीर थे, राजपूत वीर थे, नो डाउट। इतिहास के किसी भी किताब में उनकी वीरता के ऊपर उंगली नहीं उठाया जा सकता ना। लेकिन क्या वो दूरदर्शी थे, राजनीतिक दूरदर्शी? मोहम्मद गोरी जब हारा था तराइन के युद्ध में और जा रहा था, जाते जाते उस साउथ का रवि तेजा को देखना, ऐसे करता है ऐसे, घोड़े पे सवार था और उसने इशारा किया था कि मैं लौटूंगा। यार बताओ, आप सामने से लड़ते हो, पीछे से कोई मार देता है तो कहते हो कि भैया ये पीछे से मार दिया, आगे से मारो। नहीं, गलत बात है। आपकी वीरता पे कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। वास्तव में वीर तो थे आप। उन माओं को सलाम। लेकिन मैं बताऊं, लिखना मत लेकिन सुनना, राजपूत मां और उनकी पत्नियां, बहनें उनसे ज्यादा वीर थी। 12-12, 10-10 साल के हैं, मतलब 12-12 साल के बच्चों को ये जो राजपूत महिलाएं थी, माताएं थी, वो टीका लगाकर, तिलक लगाकर भेजती थी। वीर तो थी ना, तो क्या इनकी माताएं वीर नहीं थी? राणा सांगा कितना वीर था, महाराणा प्रताप, उसके पिता उदय सिंह, नो डाउट वीर थे। ऐसे ऐसे वीर महिलाएं, जब उसकी पति युद्ध क्षेत्र से चला आया तो पत्नी ने दरवाजे, किले की फाटक लगा दी कि जाओ, भले ही मर जाओ, लेकिन लड़कर आना। तो मैदान से चले कैसे आए ना? वीरता पे अंगुली नहीं। पता है आपको, राणा सांगा के पीठ पर इतने वार थे, जख्म। एक लेखक ने वर्णन किया कि जब उसकी पत्नी जब कपड़े देती थी तो जब स्पर्श करती थी तो कहती थी गर्व से, तुम मर भी जाओगे ना तो ये मेवाड़ की धरती तुम्हें याद करेगा, और मैं इस जर्रे जर्रे में, मेवाड़ के किले में तुम्हारी बहादुरी का गाथा गाऊंगी, मरा धोखे से। लेकिन फिर मेरा सवाल यहां है कि युद्ध केवल कौन कर रहा है? ब्राह्मण केवल शासन कर रहा है और क्षत्रिय कर रहा है शासन, और सहयोग दे रहा है ब्राह्मण। शासन कौन कर रहा है? क्षत्रिय, और ब्राह्मण दे रहा है सहयोग। और शासन में न तो वैश्य की सहभागिता थी न शूद्रों की। एक बात बताओ, जब अपने सामाजिक व्यवस्था में तुम, और महिलाओं की स्थिति बता रहा हूं मैं, महिलाएं अधिकांश अधिकारों से वंचित थी। मतलब राजपूत आपस में ही लड़ रहे हैं। पाल शासक, पाल दक्षिण से जा रहा है ध्रुव,
हरा रहा है राष्ट्रकूट को, बताए थे, हरा रहा है पाल शासक को। बिहार में आता है क्वेश्चन, आपस में लड़ रहे हैं। वाह रे वाह, जयचंद, मैंने कहा टॉप के गद्दार, उधर मीर जाफर इधर जयचंद। बस लिखना मत, नहीं तो आ जाएगा जयचंद के समर्थक लड़ने के लिए, गहरवाल वंश वाले। बोलेंगे कौन पढ़ाया हिस्ट्री, बोला राकेश पांडे, जो दिल्ली के बगल में ये चलते हैं पकड़ने। लेकिन घबराना नहीं है, तर्क बताओ उसे कि इसका कैसे कैसे इसका जस्टिफिकेशन कैसे दोगे कि आपस में समन्वय नहीं है, एकता नहीं है। तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारा पर्सनल दुश्मनी था पृथ्वीराज चौहान से, और आपने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध आपने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। अगर काश मोहम्मद गोरी के अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान और जयचंद मिल गया होता तो इतिहास आया अलग होता। लेकिन इतिहास में किंतु परंतु यद्यपि तथापि नहीं होता। तो यहां समन्वय का अभाव नहीं है, यहां एकता नहीं है। आप वीर हैं, कूटनीतिक नहीं है, और एक बड़ी जनसंख्या शासन से अलग है। तो एक कहावत होती है, बहुत लोगों को सुनना, मैं सुना, वोट किसको दोगे, किसको वोट देना है, तो क्या कहेगा, नहीं देंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, कौन सा खाना देता है हमें। तो उसकी कहावत है, कोई निरप हमें क्या हानि। बेटा मैं जानबूझ के बताता हूं, ये सुनो इतिहास क्या है। कोई निरप इन राजा, कोई हमें क्या फर्क पड़ता है। जब जब देश की जनता जब इस स्थिति में हो, जब प्रजा इस स्थिति में हो, तो ये मानना कि संकट की घड़ी है और कोई राजा को सहायता नहीं करने वाला। तो एक बात बताओ, कोई निरप हमें क्या हानि। जब आप पढ़े होंगे मॉडर्न इंडिया में, तो पलासी के युद्ध में जब हत्या करवा दिया, जब वो पलासी के युद्ध में धोखा दिया मीर जाफर, और रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुने होंगे आप। तो रॉबर्ट क्लाइव छल करता है और बाद में मरवा देता है सिराजुद्दौला को। तो नगर में आने से डरता है, फिर भी आता है चोरी छिपे। एक बात बताओ, नगर की जनता को पता था कि हमें हमारे शासक को मरवा दिया। अगर यूनाइट होता उस समय का शासक तो क्लाइव को मार देता, भीड़ मार देता। लेकिन भारत का भीड़ ने कभी भी उचित निर्णय नहीं लिया उचित निर्णय कभी भी। कैसे, और मैं इसका सबूत बता रहा हूं। एक बार 1937 का चुनाव था, नेहरू चुनाव में भाग लेते थे, सभा को संबोधित करते थे, 10-12 लाख की भीड़ थी। नेहरू बहुत खुश थे और गांधी को कहा कि मिस्टर गांधी, बाबा जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। गांधी ने कहा ये भीड़ के चक्कर में मत रहना, भीड़ और भेड़िया है बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। भीड़ और भेड़ में, भेड़ भी झुंड में चलता है, भेड़िया में सॉरी झुंड में चलता है कि नहीं, भेड़ झुंड में चलता है। और एक झुंड का एक आदमी जब इधर होता है तो फिर उधर चल जाता है सब। ये भारत की प्रजातंत्र जो है अभी इतनी विकसित नहीं हुई। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि 1977 का इमरजेंसी जिस उद्देश्य से शुरू किया गया निसफल हो गया। अभी अन्ना का आंदोलन हुआ, मुद्दा कुछ और था, अब एक नया लीडर निकल के आ गया, अरविंद भैया जिंदाबाद। ये फ्रांस की तरह भीड़ नहीं है हिंदुस्तान में कि क्रांति हो गई, रूस की तरह नहीं है कि जो क्रांति हो गई, चाइना की तरह नहीं है। ये हिंदुस्तान की जनता है, जब भीड़ एकत्रित होती है तो गलत ही निर्णय लेती आई है, आज तक नहीं लिए, कभी नहीं। समझे? एक बात बताइए,
तो इस प्रकार से जब आपस में एकता नहीं होगा, एक दूसरे को सहयोग नहीं करेगा, तो यार जीतेगा कि नहीं। कभी आपने सोचा बिहार के बच्चे, मैं गया नालंदा बहुत पहले बीपीएससी देने गया, तो मेरी सेंटर था, ये बात 2000 मुझे लग रहा है 5 के आसपास का है, 5 नहीं 4 नहीं 5 हाँ 5 वाले में हुआ था प्री, हाँ 5 वाले में हुआ था। 5 के बाद 7 में होता है फिर प्री, है ना, फिर होता है 9 में, 8 में था लेकिन आगे बढ़ जाता है। मैं नालंदा गया तो मैं गया देखने, वहां के लोकल लोगों से पूछा, ये बताओ जब आग लगाया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा तो तुम लोग कहां थे? भाई पूर्वज तो बताए होंगे कुछ। बताया सर क्या बताएं भैया, वो हमारे दादा परदादा बताते थे कि जब हुआ तो गांव वाले डर के अपने घर से निकले ही नहीं, कई घरों में भी आग लगा दिया था। हम बोले उस समय अगर एकताबद्ध होता, विरोध कर लेता, और यही बताया कि ज्यादा सैनिक नहीं था उसके पास, लेकिन हम डर गए। यार चलो राजनीतिक छोड़ दो, सामाजिक देखो। सच बताए आप डिजर्व नहीं करते थे ना। एक लाइन लिखना कि राजपूतों की पराजय सुनिश्चित थी। कैसे? समाज में ब्राह्मण और क्षत्रियों का वर्चस्व है। अब चूंकि व्यापार है नहीं, ज्यादा व्यापार है नहीं, कम से कम नॉर्थ इंडिया में, पूर्वी भारत में, तो जब व्यापार ज्यादा नहीं है तो वैश्य की स्थिति ऐसे ही खराब है। शूद्रों की स्थिति क्या थी? सुनो, शूद्र की स्थिति, शूद्र को सेना में शामिल होने की स्थिति नहीं था अनुमति। उस जगह अपवाद छोड़ दिया जाए तो इसमें भी था स्पृश्य जाति। अगर ये वेद पढ़ लेता, धार्मिक ग्रंथ, तो खौलता हुआ तेल अगर सुन लेता तो उसके कानों में खौलते हुए तेल डाला जाता। अगर जिह्वा से पढ़ लिया जाता तो जीभ काट लिया जाता। कभी सोच कर देखना, विश्व के कितने ऐसे देश थे जो अपने अच्छी स्थिति में इस प्रकार की प्रथाएं थी। जो कमियां तो हर समाज में होता है कभी ना कभी, लेकिन क्या मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि यूरोप में भी कई ऐसे समय आए, या अमेरिका में भी जब बुरा वक्त था, वहां भी कुप्रथाएं थी, इसमें दो राय नहीं है। चाइना में भी अभी भी है, लेकिन कोई श्रेष्ठ समाज तो नहीं हो सकता ना ऐसा। हम लोग तुरंत आ जाएगा संघी, मतलब कोई भी इस टाइप से विचारधारा वाले लोग, नहीं, गलत बात है ना। आप सुनना, हमने कहा कि कमियां तो हर समाज में होगा, लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या किसी भी श्रेष्ठ समाज की यह पहचान तो नहीं हो सकती? महिलाओं को अधिकार नहीं था, ये बताओ तो कितने प्रतिशत क्षत्रिय थे? बहुत कम। यानी जब सेना की कमी होगी तो क्षत्रिय तो कम थे, शूद्र शामिल हो नहीं सकते थे, वैश्य शामिल हो नहीं सकते थे, ब्राह्मण लड़ने जाते नहीं थे, तो लड़ने का काम समाज में केवल क्षत्रिय का था। उधर वहां देखो, हमने कहा कि जब आप शूद्रों को, निम्न वर्ग को अधिकार नहीं दोगे, महिलाओं को अधिकार नहीं, तो आवश्यकता पड़ने पर यह शूद्र किसको सपोर्ट करेगा? विदेशी शक्ति को ना। वो बात अलग है कि नहीं किया मैक्सिमम टाइम, कर सकता है कि नहीं। यानी समाज विभाजित है, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, अधिकार विहीन है समाज। एक बात बताओ, उधर चले जाओ मुसलमान में, तो जब मुसलमान आया था उस समय निश्चित तौर पर आपसे ज्यादा संगठित था। उसमें हिंदुओं की तरह इतनी जातियां नहीं थी। हाँ, शिया सुन्नी में विभाजित था, उसमें भी गरीबी था, विषमता तो थी, नो डाउट, लेकिन हमने तुलना किया कि आपसे ज्यादा बेहतर था उस समय। पता है अलबर्नी आया था, इतना बड़ा विद्वान था अलबर्नी, तो ये गजनी के साथ जब अलबर्नी आया
तो अलवंडी बैठ गया खाट पर, एक गांव में गया, बैठ गया खाट पर। गांव वाला बोलो अरे उठो उठो उठो, और जो खाट को धोया बोला अरे या मलेच्छ आ गया, विदेशी। हे भगवान या अल्लाह, एक बात बताओ, आपको पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं पता है। अरे अलुबर्नी अपने देश का बहुत विद्वान आदमी था, समुद्र के पार जाने का मतलब है पाप, और आज देखिए समुद्र के पार जाइएगा तो क्या होगा। देखो साइंटिफिक कारण होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब बाहर की दुनिया पे संपर्क नहीं होगा तो आपके अंदर पृथकतावाद की स्थिति होगी, आप सीख नहीं सकते। यानी सामाजिक स्तर पे आप विभाजित थे। अब देखिए धर्म, संस्कृति देखिए, एक इस्लाम है जहां सभी को पूजा करने का अधिकार है, चाहे वो किसी वर्ग का हो। कुछ अपवाद छोड़ देना, एक मोटा मोटी। अच्छा अभी आया क्या, अभी आप हिंदू में देखो बहुत अच्छा धर्म, कोई डाउट नहीं, मंदिर भी है, सब है। तो जब वो आते तो उन्होंने सबसे पहला टारगेट किया, कमजोरी समझ गया कि हमारा कमजोरी क्या है, धर्म, तो उन्होंने धर्म को टारगेट किया। और दूसरी बात है, उसे पता था कि मंदिर में धन छिपा के रखा है। तीसरी चीज उसे पता है कि हम हिंदुओं को अगर हरा सकते हैं, काफिरों को, लोग काफिर कहते, तो एक ही चीज से हरा सकते हैं, वो है धर्म पर वार करो, इनके मानसिक तौर पे तोड़ दो। और अभी समाज में क्या था कि भैया ब्राह्मण क्षत्रियों को छोड़कर धर्म में किसी को उतना अधिकार ही नहीं था। मैं बताऊं, मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। उस समय की बात बता रहा, जो होता अनटचेबल चांडाल शहर के बाहर रहता और गले में बांध लेता क्या, वो एक वो क्या नाम है, डुगडुगी टाइप से, वो अब वो बसता रहता कि यानी आ गया, हट जाओ हट जाओ। कई जगह कमर में झाड़ू बांधता ताकि जहां चलता वहां साफ होता जाता। कई लोग अपने बर्तन पात्र बांधते ऐसे ताकि बाहर थूक ना सके। अरे बाबा, गलती से अगर आपकी छाया पड़ गई किसी कुएं पर या पानी आपने पी लिया तो आप समझो कि आप अपवित्र हो गया। नहीं, ऐसे समाज कभी भी श्रेष्ठ नहीं कर सकते ना। हम अब यहां मत बोलना कि सर कई देश में ऐसा था, इतना नहीं था, लेकिन कमियां तो हमेशा रहेगा, लेकिन आप ऐसे समाज को श्रेष्ठ नहीं कर सकते। कम से कम एक बात तो मानो कि जब इस्लाम का भारत पर आक्रमण हुआ था तो इस्लाम तो ऐसा नहीं था। देखो उसकी पत्नी को कैसे बोलते हैं सब। हाँ, एक कमियां तो उसमें भी है, हमने कब नहीं बोला कि कमियां नहीं है, हमने उस समय की बात की। हम इस्लाम का पक्ष नहीं ले रहे, हमने हमेशा कहा कि वर्तमान, अच्छा उसमें 4 तलाक रखा, 2 ट्रिपल, हाँ मतलब 4 बार बोलने, 3 बार बोलते। एक बात बताओ, विशेष परिस्थिति में था वो, यार विशेष परिस्थिति में तो हमारे यहां भी है, हमारे यहाँ ही बहु विवाह का प्रचलन था। राजपूत से शासक से लेके सब मुसलमान शासक, हिंदू शासक, सबने बड़े पैमाने पर शादियां किया। नोट, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। गरीब आदमी को हम शादी कर लेगा 3-4, शादी वही करेगा जिसका धन है। अच्छा कितना प्यार से पूछता है, बेगम साहिबा, समानता तो है। वो बात अलग है कि वहां भी धीरे धीरे महिलाओं के अधिकार का शोषण किया गया, ऐसा नहीं है। इस्लाम में बहुत कमियां वहां भी आ गई धीरे धीरे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस समय का, है ना। हाँ, कमियां तो होता है, हमेशा कोई भी समाज या कोई वर्ग एक समान नहीं रहता, हमेशा याद रखना। लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं, कई बच्चे समझते हैं सर पता नहीं पक्ष ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि मुझे कोई धन दिया है। मैं बात कर रहा हूं इस पीरियड का कि यार ये बताओ, इस पीरियड के समय ईमानदारी से बताओ, इस्लाम प्रचारवादी धर्म था यार, वो प्रचार कर रहा है अपना। अच्छा उसके पास एक है जिहाद,
अच्छा वो अपने सैनिकों को क्या कहता है, अच्छा जीत जाएगा तो सब कुछ मिलेगा, हार जाएगा तो कुछ नहीं। तो उसके लिए जो विजयी है, जो आक्रमण है, वो मिशन की तरह है, जिहाद। मतलब आप ये मानो तुर्क जो सेना है एक प्रकार से विजयी पथगामिनी है। बोलिएगा कैसे सर, क्या शब्द का इस्तेमाल कर दिए। तो एक फिल्म आई थी अजय देवगन, देखना, विजयी पथ, मतलब विजयी पथगामिनी। वो अपना प्रसार कर रहा है, उसका एक ही उद्देश्य है, मरेंगे तो कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है, जीतेंगे तो लो सब कुछ, धन मिलेगा, रोज गोश्त मिलेगा, मदिरा मिलेगा, और फिर गाना चलेगा कजरा रे कजरा रे। उस समय का सॉन्ग कोई और होगा। ये बताओ क्या चाहिए जीवन में। आज ना आपको कि बाल बच्चा को पढ़ाना है, कपड़ा खरीदना है, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, किस्त चाहिए, बहुत सारी चीजें। उस समय क्या था इतना, उस समय तो खाना है, सोना है, मदिरा पीना है, डांस और गाना चलाना है, नृत्य संगीत का माहौल था। तो एक इसके पास एक क्या है, जिहाद, एक मिशन। और वो मिशन क्या है, धर्म। वो मिशन क्या है, इस्लाम का प्रचार। मिशन क्या है, उसको दिख रहा है और दे रहा है जिहाद, धर्म युद्ध। लेकिन सबसे मेन सैनिक है, लेकिन उससे पहले मैं आता हूं आर्थिक। पता है अर्थव्यवस्था इतनी चौपट थी, कैसे थी बता रहा हूं मैं। आपने इन राजपूतों के पास पैसे थे तो इन राजपूतों ने उन्हें क्या किया, मार्केट में निवेश नहीं किया, व्यापार वाणिज्य को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया, थोड़ा बहुत किया। हाँ, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं किया। लेकिन आपने विदेशी व्यापार को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया। और जब जब किसी देश का विदेशी व्यापार कम होता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं, ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व से नाराज क्यों दिखते हो? तो क्या आप एग्जाम में यह लिख कर आओगे, नहीं क्या एग्जाम में यह लिख कर आओगे आप कि हम जो हारे, इस्लाम जो जीता, तुर्क जो जीते, उसका श्रेय केवल हमें नहीं जाकर उसी को जाता है कि वो हमारे साथ छल किया है? नहीं नहीं नहीं, बदल लीजिए मानसिकता। एग्जाम में बड़े निरपेक्ष लिखना होता है। क्या आप दोष नहीं दोगे? क्या आप वीर होते हुए भी दूरदर्शिता नहीं अपनाया? क्या आप उस समाज को दोष नहीं दोगे जहां पे आप मालिक हो और आपने इस प्रकार की संरचना को निर्मित किया? क्या आप उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, अगर आप इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का समर्थन करेंगे तो इसका मतलब है कि 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ, जो बुद्ध ने विरोध किया, सारे विरोध गलत थे, सारे विरोध गलत थे। क्या आपके पास पैसे थे? आप जब जब विदेशी व्यापार को समर्थन नहीं दोगे तो ध्यान दीजिएगा आपका बाहरी दुनिया पे संपर्क टूट जाएगा। और जब जब आपके बाहरी दुनिया पे संपर्क टूटेगा तो आप बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, आपकी तकनीक पिछड़ जाएगी। व्यापार से क्या होता है, कुछ चीज आपकी अच्छी होती है, कुछ उनकी होती है। जो उनकी अच्छी होती है अब आपके पास आता है, और आपकी अच्छी होती है तो उनके पास आता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से परिचित होते हैं। जब व्यापार होता है, एक दूसरे से परिचित होते हैं तो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते, एक दूसरे का लाभ होता है। कभी आपने सोचा कि आपके पास धन आया तो आपने मंदिर में निवेश किया, मंदिर में छिपाया, मार्केट में पैसा नहीं गया। और यही वजह है उनके आक्रमण का एक कारण यह भी था कि उन्हें पता था कि धन कहां है, मंदिर में। वाह रे वाह, मंदिर में आक्रमण करने का एक ये भी कारण था। आपने रामायण महाभारत देखा होगा, महाभारत देखा होगा, और याद होगा एक बड़ी अच्छी वाक उस समय
जब गीता का प्रवचन दे रहे थे, रण क्षेत्र में कृष्ण थे, तो अर्जुन को कहा कि तुम नहीं लड़ोगे तब भी यह युद्ध होगा, बस कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि इतिहास हमेशा अपने पात्रों का चयन करती है। आपको लगता है कि आप तो केवल माध्यम बनते हो, कृष्ण ने कहा था, और जो समाज होता है उसका भुगतान करना पड़ता है। आप एक बात बताओ, आपके पास अगर धन होता, जिसे आपने मंदिर के जगह पे मार्केट में निवेश करते, जैसे राजा महाराजा करते थे, आपने आंतरिक व्यापार थोड़ा बहुत था, बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि सोने के सिक्के नहीं मिलते थे इस समय। उत्तर भारत में सोने के सिक्के नहीं थे, दक्षिण भारत इतना समृद्ध था। देखिए चोल, राष्ट्रकूट, और आपको मैं बता दूं, उत्तर भारत में सोने के सिक्के बहुत कम मिले, बहुत कम। क्यों? क्योंकि आंतरिक व्यापार था, विदेशी व्यापार नहीं था। और जब जब विदेशी व्यापार खत्म होगा तो व्यापार नहीं रहेगा, तो वैश्य वर्ग खत्म। और दूसरी बात, समाज में गरीबी तो होती है। और सबसे मजेदार चीज, सैन्य, आप नहीं जीत सकते थे। कैसे? ये बताओ, तुर्कों ने सबसे अच्छे घोड़े, हमने कभी घोड़े हमारे यहां अच्छे नहीं थे। या तो वैदिक काल में घोड़ा बाहर से आया, या पुर्तगालियों ने लाया, या तुर्कों ने लाया, अरब व्यापारियों ने लाया। पहली बार भारत के अंदर, देखना जरा ध्यान से सुनना, घोड़े के नाल लाया इसने, तुर्कियों ने रकाब लाया। एक बात बताओ, घोड़े के नाल लगने से घोड़ा बहुत दूर तक जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। जीन और लगाम लाया। पता है हम लोग कहते क्या है, नो डाउट एक से बढ़कर एक भारत के अंदर वीर पैदा लिया, ये बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं भैया, हमारे पास अर्जुन था, हमारे पास कर्ण था, कर्ण था, अर्जुन था। एक बात बताओ, हम राजपूत हैं, ये जो लगाम होता है ना, मुंह में नहीं डालेंगे, लेदर का होता है। और वो पता है क्या करते थे, मुंह में डालते थे ऐसे, और पीछे घूमते और मारते थे। ये जो तकनीक है, तकनीक हमेशा निर्णय करता है जय और पराजय का। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ते हैं और साथ साथ उनके पास तकनीक है, स्मार्टनेस है, वो किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, पास हो जाएंगे एक समय के बाद। तकनीक हमेशा निर्णायक होती है। एक बात बताओ, अजात शत्रु क्यों जीता? उसके पास तकनीक था, बज्जी संघ को हरा दिया। एक बात बताओ, तुर्क क्यों जीता? इसके पास तकनीक था। आप युद्ध करते थे तो सामने वार करते, ये क्या करता, जब जरूरत होता तो हट जाता, ये पानी में विष डाल देता, जहर। अब युद्ध के आसपास की नदियों, मतलब जो तालाब था, उसमें जहर डाल दीजिएगा तो आपके मवेशी क्या पिएगा? क्या आप क्या पियोगे? बताओ। ये एकाएक आक्रमण करते, ये पीछे से वार करने में भी नहीं संकोच करते। ये रणनीति होती है। तो आप कहोगे हम तो राजपूत हैं। एक बात बताओ, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जाए। आप ही तो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कल से वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो रहा है आपका, बताइए। कल मैं देख रहा था तो एक बड़ा अच्छा शेर था, कहा कि प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा दर्द का जो है महीना होता है फरवरी का महीना, इसीलिए फरवरी के महीने को कम कर दिया गया है। बताइए। तो मैं भी सोचा कि बात तो सही है भैया, फरवरी के महीने इसलिए कम है?
तो एक बात बताइए, आप ही कहते हो ना सर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यार युद्ध में तो सब कुछ जायज होता है, जंग में सब कुछ जायज है। अभी चाहिए नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता चंद्रगुप्त मौर्य जैसा, समुद्रगुप्त जैसा। लेकिन एक बात बताओ, इतिहास में दो दो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता। कहां से लाइएगा? नो डाउट मोहम्मद गोरी इतना सक्षम नहीं था, इसमें दो राय नहीं है। इसमें दो राय नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान योग्य शासक था, इसमें दो राय नहीं है। यह मानने वाली बात ही नहीं हो सकती कि पृथ्वीराज चौहान योग्य नहीं था। कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना कहीं लिखा जाएगा और नहीं लिखना है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये कैसी व्यवस्था थी, आखिर क्या वजह है कि हार गया। 100 बात का एक बात, कभी आपने सोचा कि 17 आक्रमण करने के बाद भी आंखें नहीं खुली? उसका रीजन क्या था? भारत अभी सोया हुआ था, शायद भारत सोया हुआ था। इसके लिए उत्तरदायी है यह सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था। इसके लिए उत्तरदायी है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हमारा बाहरी संपर्क नहीं है, एक ऐसी व्यवस्था समाज जड़ है। तो जब जब किसी देश में इस प्रकार होगा, चाहे वो कोई भी देश ले लो, तो वहां विदेशी आक्रमण होगा। अब चूंकि आपका बाहर दुनिया में संपर्क नहीं है, तकनीक नहीं है उतना उन्नत, तो आप हारोगे। वही अगर साउथ में जाता ना इस्लाम, तो हार जाता। लेकिन नॉर्थ में आया था वो। कभी आपने सोचा साउथ में जब तक मजबूत शासक है तब तक नहीं जीतता है, वो जाता ही नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, वो कब गया? अलाउद्दीन खिलजी के समय जाएगा और वहां के सारे शासक पराजित होंगे। क्यों? क्योंकि उस समय यूनाइट नहीं है। तो जब आप यूनाइट नहीं होंगे आप पराजित होंगे। जब आपका समाज विभाजित होगा तब पराजित होंगे। जब राजनीतिक विषमता होगी, एकता का अभाव होगा, तब पराजित होंगे। आप हर वो समय पराजित होंगे जब आपसे श्रेष्ठ कोई सामने हो। तो एक मेरा बात बताओ, आप बचाव कैसे करोगे? एक तरफ मानते हो बहुत वीर शासक था, मैं भी मानता हूं, सब मानते, लेकिन और भी तो कारण थे, केवल वीर होना कारण नहीं होता है। वही बात, सर मैं तो पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन जैसे आईएएस में दिल्ली में जब जाओगे तो इंट्रोड्यूस कैसे कराया जाता है, सुनना ध्यान से। पांडे सर ये हैं, जैसे हम लोग अटेम्प्ट देते थे, खत्म हो गया, या अटेम्प्ट देते तो ये इंट्रोड्यूस ऐसे होता है। ये विजय कुमार हैं, इन्होंने 2 बार इंटरव्यू फेस किया। ही हैज फेस्ड 2 times फॉर इंटरव्यू फॉर 2 times। ये 5 बार आईएएस के मेंस दिए हैं। अबे दिए हैं, नहीं हुआ, बात खत्म। बात ठीक है, 2 बार दिए हैं, ऐसे इंट्रोड्यूस होता है। सर ये पृथ्वीराज चौहान थे, बहुत बड़े शासक थे। सर ये टीपू सुल्तान थे, बहुत बड़े शासक थे। ये झांसी की रानी थी, ये मैदान में पराजित हो गई, मर गई। ये कर्ण थे, कर्ण बहुत वीर थे, दानवीर थे ना। ऐसा नहीं होता इंट्रोड्यूस। आपको बताना पड़ेगा वीर थे, सब थे, लेकिन हारे क्यों? तो ये वजह है हारने का। तो ये जानना चाहिए आपको कि भारत की जो सामाजिक संरचना थी, जो आर्थिक संरचना थी, राजनीतिक संरचना थी, वो एक ऐसी इस प्रकार से थी कि इसमें मोहम्मद गोरी क्या, कोई अगर दूसरा शासक भी होता तो उसकी संभावनाएं प्रबल थी। हम वीर थे, नो डाउट, राजपूत वीर थे, नो डाउट, लेकिन वो जो संरचना है, ये बताओ जयचंद अगर साथ दिया होता पृथ्वीराज का, तो पृथ्वीराज हारता क्या? राणा सांगा को पढ़ेंगे हम लोग बाद में। क्या राणा सांगा का साथ दिया होता, उसी के अपनों ने धोखा दे दिया, तो क्या वो बाबर से हार जाता? बाबर को कई दिनों तक नींद नहीं आया राणा सांगा से लड़ने के लिए, वो जानता था, तो उसने पूरा झोंक दिया अपना दांव। तो इसलिए याद रखना मेरे बच्चों, बहुत निरपेक्ष इतिहास पढ़ो। ये नहीं होता है इतिहास में, आप बच्चे, आपको नहीं पता
इसका समर्थन उसका समर्थन, ऐसे इतिहास नहीं चलता। इतिहास चलता है लॉजिक से, तर्क से। ठीक है। अब एक चीज है, मैं पहले तो मैं नहीं सोचा, लेकिन मैं सोचा कि कुछ में है, चीज है, आप इसको लिख लो। पूछता है कई बार, हाँ, और परेशान नहीं होना है। चलिए, मुझे लग रहा आ सकता है ये, आईएएस में उम्मीद है। चलिए, एक दो चीज लिखवाऊंगा, एक प्राचीन और नए, और एक वो। एक लिखेगा प्राचीन, मैं हालांकि जब जब मैंने जो जो सेगमेंट पढ़ाया मैं लिखवा दिया, लेकिन यहां लिखिएगा प्राचीन कालीन कुछ प्राचीन प्लस पूर्व मध्यकालीन कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। लिखे ना बेटा, तुरुस्क दंड, दंड लिखेगा लिखेगा तुर्की आक्रमणकारियों, तुर्की आक्रमणकारियों के आक्रमण के विरुद्ध, लिखेगा तुरुस्क दंड में तुर्की आक्रमणकारियों के आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा पर होने वाले व्यय, प्रतिरक्षा पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए, प्रतिरक्षा पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए गहरवालों द्वारा आरोपित कर, गहरवालों द्वारा आरोपित कर, आरोपित कर दूसरा लिखिएगा गंधिया, लिखिएगा शक शासकों द्वारा, शक शासकों द्वारा जारी, शक शासकों द्वारा जारी सिक्कों, जारी सिक्कों पर आधारित, पर आधारित तांबे के सिक्के, पर आधारित तांबे के सिक्के एक लिखेगा चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली, लिखेगा ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली लगान मुक्त भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली लगान मुक्त भूमि
एक लिखिएगा माँ और बेली, हालांकि मैं एक बार लिखवाया था माँ और बेली, लेकिन लिख लीजिएगा यहां, लिखिएगा भूमि माप की इकाई, भूमि माप की इकाई चलिए एक और लिखेगा अक्षय नीवी, अक्षय नीवी लिखेगा न नष्ट होने वाली दान की भूमि, न नष्ट होने वाली दान वाली भूमि इसके बाद लिखिएगा मैं एकदम मेन ही बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा, बलि, बलि, इसमें 2 पॉइंट लिखना, लिखेगा ऋग्वेद में यह है, ऋग्वेद में यह स्वैच्छिक कर था, स्वैच्छिक कर था, जबकि उत्तर वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह जबकि उत्तर वैदिक काल में यह अनिवार्य कर हो गया, अनिवार्य कर हो गया, और गुप्त काल में यह एक प्रकार का धार्मिक कर था, गुप्त काल में यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। चलिए एक और लिखिएगा यहां से हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए आपके लिए, चलिए निवर्तन, निवर्तन लिखिएगा भूमि माप की इकाई, केवल एक बार ऐसे प्रश्नों को एक बार रीडिंग मार के छोड़ दीजिए बस, चलिए और पूछेगा आपसे, चलिए एक और है ब्रह्मदेव, ये सारे ऐसे हैं कि एक बार पढ़ने के बाद ज्यादा दिमाग लगाना है। कितने हो गए? 7, 8 में देखिए ब्रह्मदेव,
लिखेगा ब्राह्मणों को केवल एक बार रीडिंग मारना है। ब्राह्मणों को उनके भरण पोषण के लिए, उनके भरण पोषण के लिए दिया गया लगान मुक्त भूमि, दिया गया लगान मुक्त भूमि लिखेगा अग्रहार, भूमि लिखेगा मंदिरों एवं ब्राह्मणों को, क्या लिखे, हाँ कुंदन ने बोला एक बार में नहीं याद होता है बेटा, करना क्या, सुन लेना ध्यान से। हाँ करना क्या है, जैसे एक बार पढ़ ली है ठीक है, तो हमने पहले ही टेक्निक्स बताया कि दो एक बार पढ़ लिए, इसके फिर 4-5 दिन बाद ये इन सब चीजों को एक बार पढ़ लो, फिर 4-5 6 दिन बाद एक बार पढ़ लो, एक बार हाँ वहां लग जाएगा, हम बता रहे हैं लग जाएगा। कुछ चीज तो बार बार मिलेगा आपको, और कुछ चीज ऐसा है कि आपको कभी कभी आएगा तो वो लग जाएगा, आप परेशान ना हो बेटा। मंदिरों और ब्राह्मणों को शैक्षणिक और धार्मिक काम के लिए, शैक्षणिक और धार्मिक काम के लिए प्रदान की गई भूमि, शैक्षणिक और धार्मिक काम के लिए प्रदान की गई भूमि। चलिए कुसिद वृत्ति, कुसिद सुद पर रुपया उधार देना, गुप्तोत्तर काल का है, सुद पर रुपया उधार देना। ये देखिएगा क्या आएगा, अंगीरा, अंगीरा और हारित, ये क्या है, जैसे गुप्तोत्तर कालीन स्मृति, स्मृति मतलब क्या है, हिंदू कानूनी ग्रंथ, तो कैसे मनु स्मृति, नारद स्मृति उसी प्रकार से है। चलिए एक है तर शुल्क, तर शुल्क नाम से पता चलता है नदियों द्वारा व्यापार पर लिए जाने वाला शुल्क, नदियों द्वारा व्यापार पर लिए जाने वाला शुल्क। चलिए बुकरम, बुकरम 14 है वरोज, बुकरम में लिखेगा, बुकरम में
मतलब बहुत आसान है। खंभात में बने हुए वस्त्र बुकरम, खंभात की खाड़ी था ना, खंभात के बने हुए वस्त्र विदेशों में निर्यात किया जाता था, जिसे बुकरम, खंभात में बने हुए बुकरम नामक वस्त्र, खंभात में बने हुए बुकरम नामक वस्त्र विदेशों में निर्यात किया जाता था। वरोज, वरोज यानी क्या है? भरौच में, भरौच था ना, भरौच में बने हुए वस्त्र को कहा गया वरोज। चलिए एक और है 15 नंबर, कपड़दर्क। लिखेगा गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में, गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में लेन देन और व्यापार में, लेन देन और व्यापार में कौड़ियों का प्रचलन किया जाता था। कौड़ियों का प्रचलन किया जाता था, जिसे कपड़दर्क कहा गया। कपड़दर्क कहा गया। चलिए इसके बाद आपके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द है जो बता चुका हूं मैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। चलिए सब बता चुके हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन भी है ना, हरार टाइप से लग रहा है मौसम की वजह से। कल हम लोग मिलेंगे सल्तनत काल से, ठीक है, सल्तनत काल से मिलेंगे। और जो बच्चे बिहार दे रहे हैं हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बिहार के पहले मैं ख़त्म करवा दूंगा, टेंशन ना ले। और ऐसा नहीं कि भागने की हमें ज़रूरत है, कम से कम नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा और ये भी दे दूंगा। तो कल हम लोग मिलेंगे बेटा, है ना, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और कल वही मिलेंगे 7 बजे।